स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं सेल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए तुम लोगों के सामने सेल ऑर्गेनेल्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रत्येक सेल के लिए, उस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करेंगे। और उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम तुम लोग भी जानते हो क्योंकि वो सेल ऑर्गेनेल बहुत ही फेमस है। आज उसी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दरअसल डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने अभी पहले से इस डायग्राम को बोर्ड पर मैंने बना के रखा है ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समय हम पढ़ाने में दे सके, ना कि डायग्राम बनाने के लिए हम दे सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन अगर हम तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बहुत कम ही बच्चे इस बात का आंसर दे पाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो हम इस सारी चीजों को कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के अलावा और क्या क्या काम करती है। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी बनाती है, इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा काम करती है। तो हम एक एक चीज के बारे में आज के क्लास में इसको क्लियर करेंगे और तुम लोगों को सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आज के इस क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और पावर हाउस इसको क्यों कहा जाता है इसके बारे में। चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। किसी भी सेल का यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो कहोगे सर इसमें तो कोई डबल मेम्ब्रेन हमें दिख नहीं रहा है। बेटा इसमें डबल मेम्ब्रेन है। दरअसल क्या है कि ये जो ऊपरी जो लेयर है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है वह इनर मेम्ब्रेन काफी फोल्डेड होता है, काफी मुड़ा हुआ होता है। देख रहे हो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन ही है जो काफी मुड़ा हुआ, उलझा हुआ, फोल्डेड है। इसी को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यही हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिक्विड भरा हुआ है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, सिंथेसिस करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम्स भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम्स होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वह 0.2 से लेकर
1.0 म्यू एम तक होता है, यानी कि 0.2 से 1.0 म्यू एम तक होता है। और इसका जो लेंथ होता है, वह जीरो लेंथ जो होता है वह 1.0 से लेकर 4.0 तक यह इसका लेंथ होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ तो स्टेन करने के बाद भी इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर सबसे पहले एल्बर्ट वॉन कॉलिकर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी इन्होंने ही किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई एक सेल ऑर्गेनिल्स है। यह एक स्विस फिजियोलॉजिस्ट थे। यह क्या थे? स्विस फिजियोलॉजिस्ट। यह एक स्विस फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले बार देखा और कहा कि यही माइटोकॉन्ड्रिया है, और उन्होंने ही इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। अब क्यों कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, वो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया is a site for cellular रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया। और इसका जो डीएनए होता है, यह डीएनए जो होता है वह सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं, दिस इज द स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल का जो मिडिल पीस होता है ना, मिडिल पीस, दिस पीस को फॉर्मेशन करने में भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यह क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस पोजीशन में, स्पर्म के इस पोजीशन में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड में भी काम करता है, यानी कि फैटी एसिड को लंबा करने में भी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। समझ में आ गया। अब हम आगे ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो इसे जानने के लिए हमें कुछ डेप्थ में जाना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में इस बात को जानेंगे। तो डिटेल्स में हमें जानना क्या है बाबू? तो डिटेल्स में हमको एक सब्जेक्ट का ही है, बुक का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में हम जाएंगे और उस टॉपिक का नाम होगा ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। समझ में आ गया। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह दो तरह का होता है। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एनाएरोबिक
ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले एक सेल बनाना पड़ेगा। तो हम एक दिस इज अ सेल। अब इस सेल में हम एक माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। इस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? सेल के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। अब एक बात हमको बताओ, सेल के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर कौन आता है? सेल के पास, मान लो ये सेल है तो इसके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर कौन आएगा? तो सेल के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर आता है ब्लड। और ब्लड किस में होता है? ब्लड होता है वेसल्स में। ब्लड किस में होता है? वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स सेल के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर आता है। तो ऑक्सीजन लेके आया प्लस ग्लूकोज लेके आया, ग्लूकोज लेकर आया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब देखो, ये दोनों का दोनों सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और सेल के अंदर जो CO2 है वह CO2 चला जाएगा ब्लड वेसल्स में। यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल को देगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स ले लेगा। अब C6H12O6, तो C6 यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्लस H12O6, H12O6 यानी कि क्या हो गया? ये क्या है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? H12O6। H12O6 क्या है? H12O6 ये है, जैसे H2O क्या है? H2O जो है यह वाटर का फॉर्मूला है। तो वाटर का फॉर्मूला H2O वाटर का फॉर्मूला है। मतलब क्या है ये कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O, एक मॉलिक्यूल। तो अगर हमको इसको 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर करना होगा, इसको हमको 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर करना होगा, तो H2O इंटू 6, H2O इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? H2O इंटू 6, तो H2O इंटू 6 जैसे ही करेंगे तो H12O6 होगा। तो H12O6 यही है, दैट मीन्स यह क्या है? वाटर ही है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 molecules of carbon, 6 molecules of carbon plus 6 molecules of water, that is glucose। यानी कि 6 molecules of carbon and 6 molecules of water को मिलाकर ही ग्लूकोज का फॉर्मूला बना है, यानी ग्लूकोज बना है। अब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे O2 आया, ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन का 90% माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास ले लेता है।
जैसे ही किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन इंटर करता है तो उस ऑक्सीजन का 90% ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है और 10% ऑक्सीजन छोड़ देता है किसको, तो साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म के लिए छोड़ दिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया अब कहता है, साइटोप्लाज्म कहता है कि भैया आप अपना 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ले लीजिए और आप अपना काम कीजिए, मेरा जगह खाली कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि नहीं, इतना लंबा हम नहीं ले सकते हैं, हम मेरे अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा, आप इसको तोड़ के दो, ब्रेक डाउन करके दो। तो साइटोप्लाज्म कहता है कि ब्रेक डाउन करने के लिए जिस चाकू की जरूरत होती है वो चाकू है ऑक्सीजन। तो सारा का सारा ऑक्सीजन यानी कि सारे चाकू तो आपने ले लिया, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही चाकू छोड़ा जो खुद के काम के लिए, तो मैं कैसे इसको ब्रेक डाउन करके कार्बन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके आपके पास भेजूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं एनर्जी तभी बनाऊंगा जब तुम इसका ब्रेक डाउन करके दोगे। अब तो बड़ा फंस गए साइटोप्लाज्म। तो मजबूरी में साइटोप्लाज्म कहता है कि ठीक है, हम जितना कर सकते हैं बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं, तो हम इसको 2 पीस कर सकते हैं, यानी कि 3C प्लस 3C हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो साइटोप्लाज्म में जो थोड़ा बहुत O2 होता है उसके मदद से साइटोप्लाज्म कार्बन के मॉलिक्यूल को 3C प्लस 3C में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो जैसे ही कार्बन का चेन टूटेगा, जैसे ही कार्बन का चेन टूटा, वैसे ही कुछ न कुछ तो बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा। तो क्या बना यहाँ पे, तो यहाँ पे बना 2 ATP, 2 ATP बना प्लस 2 पाइरुविक एसिड बना, पाइरुविक एसिड बना। क्या बना, जैसे ही कार्बन मॉलिक्यूल का 2 टुकड़ा हुआ वैसे ही 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और यहां पे क्या होगा कि CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, CO2 नहीं बनेगा। तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो ये ब्रेकडाउन हुआ इन साइटोप्लाज्म विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही प्रोसेस कहलाएगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि यही कहलाया एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यही कहलाएगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया तुम लोगों को? यानी कि साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ 2 पार्ट में, जहां पे 2 ATP बना और 2 पाइरुविक एसिड बना, इसी प्रोसेस विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि इसको अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं the process of breakdown of glucose molecule in cytoplasm without presence of oxygen is called anaerobic glycolysis, where 2 ATP and 2 pyruvic acid are formed, but there are no carbon dioxide are formed because of this glycolysis is anaerobic glycolysis। क्लियर हो गया?
अब चलो, अब यहां से ये मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल यहां हो गया, 3C प्लस 2 ATP प्लस 2 पाइरुविक एसिड प्लस वाटर। अब ये सब का सब जाएगा कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि इस फॉर्म में भी हम नहीं ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम, ये हमारे अंदर नहीं जा सकता, इस फॉर्म को भी मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ना मैं एनर्जी बना सकता, हमको और छोटा चाहिए। तो साइटोप्लाज्म बोला आपको जो करना है कीजिए, मेरे पास अब इसको और छोटा करने के लिए कोई साहस, कोई हिम्मत, कोई हथियार नहीं है। समझ में आया? उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस काम में मदद करते हैं। तो यह एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, यह एंजाइम क्या करता है, इस पाइरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। और एसिटाइल को एंजाइम में जैसे ही कन्वर्ट होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है नाउ इट इज ओके, अब हम इसको लेकर हम इसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो पाइरुविक एसिड माने है कि 1 पाइरुविक एसिड जो होता है बराबर होता है 18 एटीपी का, 18 एटीपी। तो यानी कि यहाँ पे 3C बराबर 1 पाइरुविक एसिड, 3C 3 कार्बन का चेन बराबर 1 पाइरुविक एसिड, तो 3 कार्बन का चेन बराबर 18 एटीपी हो गया। तो 1 कार्बन बराबर कितना हो गया, 6 एटीपी, 1 कार्बन बराबर 6 एटीपी। अब ये पाइरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इंटर करता है। तो यही जो है पाइरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कराने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यानी कि द प्रोसेस ऑफ conversion of pyruvic acid in acetyl coenzyme is called Krebs cycle, और यही कहलाता है क्रेब्स साइकिल। अब क्या हुआ, ये सब का सब चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, वह ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, उस ग्लाइकोलाइसिस को हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब देखो, अब 1 पाइरुविक एसिड बराबर 18 एटीपी, तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो 18 एटीपी इंटू 2, क्योंकि 2 पाइरुविक एसिड है, तो क्या बनेगा 36 एटीपी, 36
एटीपी प्लस 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में बना हुआ था, तो 2 एटीपी साइटोप्लाज्म वाला, तो टोटल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कितना हो गया, 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन गया। साथ ही साथ यहाँ पे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म करेगा, CO2 क्या होगा, फॉर्म होगा। प्लस ये जो वाटर महाशय हैं, ये वाटर महाशय कहाँ जाएंगे, ये वाटर जो है यह कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में, वाटर वेपर में। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटीपी कहाँ बना, मैक्सिमम एटीपी बना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब सबसे ज्यादा, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी बनता है। साथ ही साथ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ साथ इसको सेल का इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको सेल इंजन भी कहते हैं, सेल इंजन भी कहते हैं और पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हुआ, तुमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। अब आज के क्लास में मैंने तुमको क्या क्या क्लियर कर दिया, आज के क्लास में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर कर दिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्लियर कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया इस क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लियो तुम लोग, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, नहीं हो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लियो तो कोई बात नहीं। हो गया, चलो। अब तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। अभी तक के क्लास में तुम लोगों को क्या क्या मैंने क्लियर कर दिया, अभी तक के क्लास में, सेल के क्लास में मैंने तुम लोगों को सबसे पहले मैंने क्या क्लियर कर दिया तुम लोगों को, यानी कि मैंने सेल, सॉरी एक मिनट, अभी तक के क्लास में मैंने तुम लोगों को सेल क्लियर कर दिया, प्रो कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लियर हो गया। तीसरा यूनी सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया। इसके बाद में एनिमल सेल
प्लांट, एनिमल सेल, प्लांट सेल क्लियर हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्लियर, मेम्ब्रेन क्लियर, ट्रांसपोर्ट क्लियर, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, सॉल्यूशन क्लियर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, न्यूक्लियस क्लियर हो गया, न्यूक्लियस क्लियर हो गया। और क्या क्या क्लियर हुआ? और कुछ? और इतना सारा कुछ तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब तुम लोगों का जो बच गया है वो बच गया क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, गोल्गी बच गया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। मेन में तुम लोगों को ये सेल के चैप्टर में इतना तुम लोगों का बचा हुआ है। ये एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा, एक क्लास में ये चीज खत्म हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। इसके बाद तुम लोगों का जो बच जाएगा वो बचेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों को लगभग 2 क्लास मैं लूंगा। 2 क्लास में मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। चले, ठीक है।